बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था आपका 11th क्लास में, वो चेंज हो गया है। हमने बैलेंस शीट पढ़ ली थी, बैलेंस शीट कैसे बनती है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपकी किताब में दिया मिलेगा, आप उसको ध्यान से देखना। वो फॉर्मेट कुछ ऐसे है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहले 2 स्टेप्स में तो उसने ले लिया, 3 स्टेप्स में ले लिया जो भी एक कंपनी इनकम कमाती है, पैसा कमाती है, ठीक है। 4th स्टेप में ले लिया उसने पूरा, जो भी कंपनी पूरे साल में जो खर्चा करती है, जिसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जब हमने इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस किया तो अपना क्या आ जाता है, प्रॉफिट। लेकिन ये जो प्रॉफिट होता है इस पे टैक्स भी लगना होता है। तो इस प्रॉफिट में से जब हम टैक्स निकाल देंगे तो अपना फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको बोला जाता है प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, जितने भी पीरियड के लिए, एक साल के लिए जो आपने प्रॉफिट निकाला है। तो इन टर्म्स को एक बार दोबारा देखते हैं और इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहली टर्म है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कंपनी जो अपना मेन काम करती है उससे उसने कितना पैसा कमाया वो यहाँ लिखेंगे। सेकंड है अदर इनकम, किसी और रीज़न से भी कंपनी को कोई इनकम हुई है तो उसको अदर इनकम में डाल देंगे। तो ये भी इनकम है और ये भी इनकम है। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो किसी भी कंपनी की टोटल रिवेन्यू यानी टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल उसने पैसा कितना कमाया, ठीक है। मान लो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से उसने कमाए 100 रुपीज़, अदर इनकम से उसने कमाए 20 रुपीज़, तो उसका थर्ड पॉइंट के सामने आपने लिखना है जी टोटल उसका रिवेन्यू कितना हुआ, 120। सो दिस इज़ द फाइनल रिवेन्यू। अब ये पैसा कमाया, अब इसमें से हम निकालेंगे एक्सपेंसेस। तो 4th पॉइंट पे आप देखोगे आपका है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। आपने रॉ मटेरियल्स वगैरह जो ख़रीदा है उसकी कितनी कॉस्ट आई, तो वो खर्चा यहाँ आ जाएगा। आपने कोई ऐसा माल ख़रीदा है जिसको आपने ख़रीदा और डायरेक्ट बेचना है, उसमें कोई, जनरली हम क्या करते हैं, मान लो लकड़ी ख़रीदते हैं या हमने पेजेस ख़रीदे, पेज, तो हम पेजों को जोड़ के क्या बना देते हैं, रजिस्टर, ठीक है। कोई भी कंपनी कुछ ना कुछ काम करती है। मान लो ये कंपनी है, मान लो ये एक कंपनी है, ये क्या करेगी, कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी। ये रॉ मटेरियल में मान लो ये वुड खरीद रही है, वुड, वुड यानी लकड़ी, और इस वुड का यूज़ करके ये आउटपुट में क्या दे रही है, फर्नीचर, फर्नीचर बना के बेच रही है, ठीक है। तो इस कंपनी का मेन काम क्या है, फर्नीचर बनाना, ये फर्नीचर बनाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम खरीदते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं करते, यूं के यूं बेच देते हैं। जैसे किसी दुकान वाले ने पेप्सी की बोतल खरीदी बनी बनाई, और उसने क्या किया, इसी बोतल को यूं का यूं किसी आगे कस्टमर को बेच दिया। ये खुद तो नहीं बना रहा, ये खुद तो नहीं बना रहा। तो ऐसा सामान, ऐसा स्टॉक जिसको हम यूं का यूं बेच देते हैं, जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, उसको बोला जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो ये जो भी परचेज किया है खर्चा है, ये जो भी खर्चा है ये हम लिख देंगे। चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश स्टॉक्स। आपके पास जो भी मान लो आपकी कंपनी है, आपके पास आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। तो इस रॉ मटेरियल से हमें क्या करना होता है, इसको हम प्रोसेस करेंगे। मैं अपना पुराना ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान ले रॉ मटेरियल में हमने वुड खरीदा, तो इस वुड को हमने प्रोसेस किया, तोड़ा, इसको कोई शेप दी, और इसको फाइनल हम क्या बना देते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर में आपका टेबल वेबल चेयर आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है। अब ये जब फर्नीचर बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल फर्नीचर बन के तैयार हो गया है, इसको बोला जाता है बेटा फिनिश्ड गुड्स। कि हमने जो सामान बनाया वो बन के पूरी रूप से तैयार है, फिनिश गुड्स, लेकिन वो अभी बिका नहीं है, हमारे पास ही बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे सामान को बोला जाता है फिनिश गुड्स। कुछ सामान ऐसा होता है जिसको अभी प्रोसेसिंग में चला हुआ है, हमने वुड को तोड़ दिया लेकिन अभी वो पूरी रूप से हमने फर्नीचर नहीं बनाया, उस पर काम चल रहा है,
उसको बोला जाता है बेटा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कि इस पे काम चला हुआ है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। और जिसका कुछ भी नहीं किया अभी, बस ला के रखा ही है, उसको बोला जाता है रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी कंपनी के पास अगर कोई स्टॉक या इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री भी होता है, इन्वेंट्री भी होता है। तो किसी भी कंपनी के पास 3 तरीके से इन्वेंट्री मौजूद हो सकता है। या तो उसने अभी उस कच्चा माल ही पड़ा है, अभी उस पर कोई भी काम नहीं किया, या वो कंपनी अभी उसका कुछ बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो पूर्ण रूप से बना नहीं है अभी, तो उसको बोला जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस। या एक ऐसा सामान जो कंपनी ने बना के तैयार कर लिया लेकिन वो अभी बिका नहीं है, उसको बोला जाता है फिनिश गुड्स। तो तीनों पे ही कंपनी का खर्चा लगता है, इस पे भी पैसा लगता है, इस पे भी पैसा लगता है, इस पे भी पैसा लगता है। तो ये जो खर्चा है वो आपको यहाँ दिखाना है। जैसे इसने बोला चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, कि भाई आपके पास फिनिश गुड कितने मौजूद हैं जो बने हुए हैं पूर्ण रूप से लेकिन बिके नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अभी मैंने बताया कि ऐसा कितना सामान है, ऐसा कितना इन्वेंट्री या माल बचा हुआ आपके पास जिसको हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है अभी, लेकिन वो हुआ नहीं है, अभी उस पर काम चालू है, इसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ भी अपना खर्चा तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये खर्चे आपको यहाँ दिखाने हैं। अगला खर्चा है आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉयज़ को जो भी पैसा देते हो, एम्प्लॉयज़ को पैसा मिलता है बेटा, उनके लिए तो इनकम है, लेकिन कंपनी पैसा दे रही है, कंपनी के लिए तो ये खर्चा ही है। जैसे एम्प्लॉयज़ को हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो ये सारा हमारा क्या है, हमारी तरफ से तो ये खर्चा ही है। तो इस खर्चे को निकालेंगे। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पैसा अरेंज करने में होती है। जैसे मान लो मुझे कच्चा माल ख़रीदना है या मुझे कुछ फैक्ट्री सेटअप करनी है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, बैंक से जाके लोन ले लिया। अब उस लोन पे, बैंक से जाके लोन लिया इसका मतलब मैंने फाइनेंस या पैसा अरेंज किया ना। उस लोन पे जो मेरा खर्चा आएगा, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, उस लोन पे इंटरेस्ट की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो इस तरह का सारा खर्चा। डिबेंचर्स अगर हमने बेच दिए तो डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो सारा खर्चा कहाँ दिखाएंगे हम, फाइनेंस कॉस्ट में। अब आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कई बार हम एसेट्स को यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, जब हम एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, तो वो हमारे लिए खर्चा होता है। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ दिखाया जाएगा। और इंटेंजेबल एसेट्स है तो उन पे जो उनकी वैल्यू कम होती है उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, और जो टेंजेबल जो एसेट्स है उनकी वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हम बात करते उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस बच गए तो वहाँ लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस में। तो मेनली आपके ये सारे हो गए खर्चे, ठीक है, और ये सारी होगी आपकी इनकम। तो इन खर्चों का सारा टोटल हम यहाँ दिखा देंगे, टोटल एक्सपेंसेस। ये थे टोटल रिवेन्यू। जब टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे, जैसे 3 पॉइंट में से 4th पॉइंट लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि जी 120 रुपये का हमें रिवेन्यू हुआ है और ये सारा खर्चा मिला के अपना मान लो 80 रुपये हो रहा है, तो हम बोलेंगे जी टोटल खर्चा हो गया हमारा 80 रुपये। और जब 120 में से 80 निकाला तो हमारा प्रॉफिट आ गया 40 रुपये। ठीक है, लेकिन इस प्रॉफिट पे भी टैक्स नहीं लगा। मान लो टैक्स लगना है 50% से, तो 50% से टैक्स लगेगा तो 20 रुपये टैक्स में निकल जाएंगे। तो 20 रुपये टैक्स से निकाल दिए तो फाइनल प्रॉफिट बच गया अपना 20 रुपये। दिस इज़ द प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। 1-2 हम एग्जांपल देखेंगे तो हम इजीली इस चीज़ को समझ पाएंगे। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ओके।